इसका कारण हरियाणा का मेरा किसान है, किसान है। भाइयों बहनों, ये तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने क्या किया? बोफोर्स का घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला किया, एयरफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया और 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन देकर हमारे सेना के जवानों को 1,20,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने खेल का बजट 3 गुना किया, स्टेडियम बनाए, इंटरनेशनल कोचेस लाए, मानदंड खिलाड़ियों का बढ़ाया, पारदर्शी सिलेक्शन किया और इसके कारण आज हम खेलों में दुनिया में छाए हुए हैं। और याद रखना युवाओं, 36 का ओलंपिक भारत में होने वाला है, भारत में होने। और मोदी जी ने एमएसपी पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपया, ये कांग्रेस पार्टी 10 साल में 12 लाख करोड़ का गेहूं धान खरीदी थी। कितना क्या खरीदी थी भाई, बोलो तो? 12 लाख करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 1,20,000 करोड़ का धान खरीदने का काम। भाइयों बहनों, इस सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों के लिए काम करे वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, नल से जल दिया, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और साथ में कोरोना का टीका भी लगाया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, झज्जर वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 के हो गए, आप इस देश को नहीं जानते हो। झज्जर हरियाणा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके पास एटम बम है, भारत को डरा रहे हैं। अरे राहुल बाबा, मेरी बात सुन लो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, हम एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं। तो हरियाणा के झज्जर में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और क्योंकि अगले चरण में यानी छठे चरण में मतदान यहां पर होना है और वहीं 5वें चरण के लिए सुबह से मतदान लगातार जारी है। हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे साथ गुरसिमरन है, सृष्टि है और साथ ही सुजाता भाई हमारे साथ। सबसे पहले गुरसिमरन, आपके पास यहां पर आते हुए, क्योंकि आज का जो मतदान हो रहा है 5वें चरण में सबसे ज्यादा अहम है, वहां पर किस तरीके का रुझान अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव है 5वें चरण के मतदान के लिए अगर हम बात करें तो? जी देखिए, स्वाभाविक तौर पर अंतिम पड़ाव जरूर है, लेकिन जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा है, ये मत प्रतिशत ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। इस वक्त अगर बारामूला लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 45% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो पिछली बार के 34% से 11% ज्यादा है। अब अगर बात की जाए चुनाव आयोग को उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव अपने अग्रसर होगा 6 बजे की तरफ, यानी कि चुनाव के जो समय है उसका अंत होगा, तो तकरीबन 60% के आसपास जो है ये
चुनाव प्रतिशत रहेगा और एक नया रिकॉर्ड जो है इस बार बनेगा। आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह जो है लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ्स पर देखने को मिली थी। ज्यादा लोगों ने मतदान सुबह ही किया है, लेकिन अब भी इक्का दुक्का लोग जो है वो मतदान केंद्रों में आ रहे हैं। कोई बड़ी लंबी कतारें नहीं है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आपके पास लौटेंगे, सीधे रुक करते सृष्टिका जो जुड़ रही है हमारे साथ गोंडा से। सृष्टि, जिस जगह पे आप मौजूद है वहां पे वोटिंग परसेंटेज और माहौल के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर उस सीट की बात करें हम तो वो सीट विवादों में भी रही है, माहौल क्या देख पा रही हैं आप और क्या लगता है आपको कि इस बार जिस तरीके से विवाद में रही ये सीट इतना साफ हो पाएगी तस्वीर? बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है, चाहे गोंडा लोकसभा की बात करें या फिर कैसरगंज लोकसभा की बात करें, दोनों ही जो सीटें हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि सुबह से हमने देखा है कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय आगे बढ़ा है, शाम का समय है, अब लगभग समय खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है, तो शाम में इक्का दुक्का लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सुबह से हमने लंबी कतारें जरूर देखी। कैसरगंज में भी और गोंडा में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी वोट करके बाहर निकले, उनसे एक बार हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर क्या था दिमाग में इस बार जब आप वोट करने के लिए आए। कोई मुद्दा नहीं, हमारा विकास का मुद्दा है। भारत एक सशक्त देश बने, राष्ट्र हमारा मजबूत बने, तमाम अर्थव्यवस्था हमारी लेकिन अगर दोपहर के वक्त भी जो तमाम मतदाता सृष्टि बाहर निकल रहे हैं तो लोगों का रुझान साफ तौर पर देखने को यहां पर मिल रहा है। 3 बजे तक अगर बात करें सुजाता, 45% तक जो है बिहार में मतदान अभी तक हुआ है। क्या मतदान प्रतिशत शाम तक और बढ़ने की उम्मीद है कि ये रफ्तार कुछ और बढ़ेगी अभी? बिल्कुल ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं सुमित, क्योंकि आज मौसम दूसरे दिनों के मुकाबले काफ़ी ठीक था। तो दिन में लोग निकले, दोपहर के समय जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था 12-1 बजे 2 बजे के करीब, उस वक्त भी हमने वोटिंग लाइन में लोगों को देखा। इस वक्त मैं सारण के बूथ नंबर 9 पर हूँ, जहाँ पर करीब 1000 मतदाता हैं और यहाँ भी वोटिंग ठीक ठाक हुई है। अभी थोड़े कम हो गए लोग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1000 लोगों का ही वोट था। और ये बिहार की कुछ चुनिंदा सीटों में से एक है जहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला RJD वर्सेस BJP का होता है। पिछले कई चुनावों से कोई तीसरी पार्टी नहीं है, बल्कि सीधा मुकाबला यहां पर होता है। और इस बार जो मुकाबला है वो मोदी का मैजिक और किडनी देने वाली बेटी का मुकाबला है। लालू यादव लगातार भावनात्मक अपील करते रहे, लालू यादव की सेहत ठीक नहीं रहती है, फिर भी वो अपनी बेटी के लिए प्रचार करने यहां आते रहे हैं। मीसा और रोहिणी दोनों के लिए ही उन्होंने प्रचार किया है, कई दिनों तक यहां पर कैंप किया है, एक इमोशनल अपील लाने की कोशिश की गई है। हमने ये भी देखा कि राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य ने एक दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। वो चाचा कहती हैं, वो भतीजा कहते हैं और वो हमेशा लालू यादव की बात करते हैं। तो ये देखना होगा क्या रोहिणी आचार्य का जो इमोशनल कार्ड है, क्या किडनी देने वाली बेटी राजीव प्रताप रूढ़ी को हैट्रिक लगाने से रोक देंगे, या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर सारण से जीत जो है वो दर्ज करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर पर बने हुए, रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।